हाय गाइस, आज मैं आपके राजबली सर की जगह पे आपका ये लेक्चर ले रहा हूँ। एक्चुअली उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, जिसकी वजह से उनकी ये प्रारंभिक शिक्षा की क्लास मुझे लेनी पड़ रही है। अब लास्ट लेक्चर में उन्होंने वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में आपको लास्ट वीडियो में बताया होगा। आई थिंक हाँ बताया था, क्लियर है। देन आज हम पढ़ेंगे गुरुकुल शिक्षा। गुरुकुल शिक्षा क्या होती है? पुराने ज़माने में यानी कि वैदिक काल में जब कोई भी छात्र घर से दूर गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने जाता था और वहीं पे रह के अपने गुरु से ज्ञान का अर्जन करता था। वैदिक काल में गुरुकुल को ही शिक्षा का मुख्य केंद्र माना जाता था। शिक्षा की समस्त गतिविधियां इन्हीं गुरुकुल में संपन्न कराई जाती थी। जितने भी टाइप के एजुकेशन से रिलेटेड वर्क होते थे, जो भी शिक्षा ग्रहण करने से जितनी भी चीज़ें आती हैं, जितने भी स्टेप्स आते हैं, जितने भी प्रोसेस कह सकते हो आप, तो वो सब कुछ गुरुकुल में ही संपन्न होता था। अब गुरुकुल उस टाइम में यानी कि वैदिक काल में आपका गुरुकुल जो होता था वो हमेशा जंगल में, प्रकृति की गोद में, किसी नदी के किनारे, झरने के किनारे होता था और हरा भरा जंगल, बिल्कुल शांत। और गुरुकुल क्या होते थे? उस आवासीय होते थे। आवासीय लाइक जैसे आज की डेट में हम लोग कहते हैं बोर्डिंग कॉलेज या हॉस्टल वाले कॉलेज। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे वहीं रह के शिक्षा ग्रहण करते थे, वहां रुकते थे। और इन छात्रों का, जो गुरुकुल के अंतर्गत छात्र आते थे, इन छात्रों का जो जीवन था ना, वो बहुत ही सरल, सदाचार पूर्ण और शांत होता था। शांत मतलब किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं होती थी, एकदम साधारण तरीके का जीवन होता था। फुल ऑफ डिसिप्लिन, पूरी तरीके से अनुशासन होता था, अच्छा आचरण होता था एक दूसरे के प्रति। और गुरुकुल का जो माहौल होता था, कह सकते हो वातावरण आप, वो एकदम पूरी तरीके से जंगल के बीच। अगर जंगल में अगर आपका हॉस्टल हो, आज की डेट में भी जो बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं कहीं पे भी, तो वो बाहर ही होते हैं शहर से। बहुत बड़े जो कॉलेजेस होते हैं वो शहर से बाहर ही होते हैं। लेकिन उस टाइम में प्रकृति के वातावरण में शांत जो माहौल होता है, तो पढ़ाई की जो कहते हैं ना कि शारीरिक और मानसिक तौर पे एक छात्र तैयार रहना, यानी कि किसी चीज़ को अगर आपको चिंतन करना है, मनन करना है। चिंतन मनन से मतलब ये है कि कुछ भी सीखना, कुछ भी याद करना, कुछ भी दोहराना, इसके लिए फिजिकली और मेंटली आपको फिट रहना पड़ेगा। तो वो जो वातावरण होता है, वातावरण का बहुत मुख्य रोल होता है कि अगर आप मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे सही रहें। तो वो जंगल का माहौल गुरुकुल का जो होता था, वो सारी परिस्थितियों के अनुकूल होता था। ऐसा होता था क्योंकि गुरुकुल में गुरु द्वारा शिक्षा प्राप्त होती थी, तो गुरु की दिनचर्या जो होती थी, गुरु ही सब कुछ डिसाइड करता था। यानी उनका जो टाइम टेबल होता था, वो पूरी दिनचर्या गुरु डिसाइड करते थे। और गुरुकुल में बहुत कठिन जीवन था, आसान नहीं था गुरुकुल में जीवन, क्योंकि वहाँ गुरु और शिष्य दोनों ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। ब्रह्म मुहूर्त कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्योदय के ठीक पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर कार्य विभाजन के अनुसार गुरु के स्नान आदि एवं पूजा पाठ की व्यवस्था। दैट मीन्स कि गुरु जी जो होते थे वो शिष्यों को काम अलग अलग सौंप देते थे कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। और गुरु जी जैसे नहा के आए तो उनको फूल लाना, उनकी पूजा की पूरी व्यवस्था करना, ये सब छात्र ही करते थे। किसी को सफाई करनी होती थी, कोई कुछ करता था, जंगल से लकड़ी लाना, उसके बाद जो पानी का स्रोत होता था, नदी या झरना, वहाँ से पानी भर के लाना, उसके बाद फिर भोजन बनाना, सारी चीज़ें, ये सबका कार्य का विभाजन गुरुदेव ही अपनी व्यवस्था से किया करते थे। और उसके बाद शिक्षण कार्य स्टार्ट होता था, यानी पढ़ाई स्टार्ट होती थी और वो चलती थी मध्यांतर तक। दैट मीन्स कि शाम से ठीक पहले तक गुरुकुल में इस तरीके से छात्रों का। अब गुरुकुल में छात्रों का प्रवेश कैसे होता था? गुरुकुल में छात्रों के प्रवेश के लिए एक संस्कार कराया जाता था उस समय।
जिसको उपनयन संस्कार कहते हैं। आइए हम आगे देखते हैं कि उपनयन संस्कार क्या होता है और कैसे होता था। वैदिक काल में विभिन्न वर्णों के बच्चों का प्रवेश होता था। दैट मीन्स कि जैसे वैदिक काल में आपको पता है कि 4 वर्ण के लोग रहते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ये चारों जो है उस समय के वर्ण कहलाते थे और 8 से लेके 12 साल की आयु तक के बच्चों को का प्रवेश गुरुकुल में होता था और गुरुकुल में उपनयन संस्कार होता था। अब उपनयन संस्कार जैसे इसका शाब्दिक अर्थ उपनयन अर्थात क्या होता था कि बच्चे को गुरु के समीप माता पिता द्वारा लाना, मीन्स गुरु जी के संपर्क में लाना। ठीक है। सर्वप्रथम बच्चे को घर के वस्त्र उतारकर ब्रह्मचारी के वस्त्र पहनाए जाते थे। ब्रह्मचारी का वस्त्र का मतलब है कि जैसे गेरुआ वस्त्र होता था, वहाँ पे किसी भी चाहे ऊंच नीच जात पात को छोड़ के सबका एक ही ड्रेस होता था, वो गेरुआ वस्त्र धारण करना और मेखला धारण कराई जाती थी। मेखला जिसको हम लोग जनेऊ के नाम से जानते हैं। ठीक है। मेखला धारण कराई जाती थी। उसके हाथ से समाधि तिथि गुरु के, उसके बाद क्या कहते हैं, गुरु के सामने उसको लाया जाता था। हवन पूजन यज्ञ अर्चन के बाद गुरु उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करता था। इतनी सारी चीज़ें होती थी। ठीक है। इसके आधार पे ही ये निर्णय किया जाता था। उसके बाद जब गुरु अपना शिष्य के रूप में उसको स्वीकार कर लेता था और उसी आधार पे ये निर्णय लिया जाता था कि किसको जो ज्ञान दिया गया वो ज्ञान प्राप्त करने योग्य है अथवा नहीं। ठीक है। विद्वानों की सभा में उसको उपस्थित किया जाता था। जैसे कि आज भी एडमिशन के लिए छोटे बच्चों के टेस्ट होते हैं, उस समय भी गुरुओं का पूरा एक क्या ग्रुप कह सकते हो आप, एक समूह बैठता था। अच्छे उसमें प्रचंड विद्वान होते थे और उनके सामने उसकी योग्यता का प्रमाण पत्र मिलता था कि वो शिष्य, गुरुकुल का शिष्य बनने के काबिल है और जो सिखाया जाएगा सदाचार के साथ, सरल भाषा में, एक साथ सबके साथ वो इसको अपना ज्ञान अर्जन कर सकता है, किया है या नहीं किया है। समावर्तन संस्कार एक चीज़ होती थी। समावर्तन संस्कार का मतलब होता है बच्चों की शिक्षा, जो शिष्य होते थे उनकी शिक्षा जब पूरी हो जाती थी, यानी कि समापन, जैसे हम लोग फेयरवेल करते हैं। ठीक है। अपवर्तन, जैसे समावर्तन होता है ना, अपवर्तन समावर्तन का, ये अपवर्तन रॉन्ग प्रिंट हो गया है यहाँ पे। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है कि आगमन। इस समारोह में छात्रों जैसे जब आते थे वो एडमिशन लेने गुरुकुल में, तब उनको ब्रह्मचर्य का वस्त्र धारण करना पड़ता था और समावर्तन में वो ब्रह्मचारी के वस्त्र उतारकर गृहस्थ के वस्त्र पहनते थे। ठीक है। इसके बाद उन्हें फिर से यज्ञ में बिठाया जाता था। वेद और मंत्र उपचार के साथ हवन पूजन करके समावर्तन की क्रिया उनकी पूरी कराई जाती थी। कहने का मतलब यह है कि शिक्षा पूर्ण होने के बाद फिर से ब्रह्मचारी से गृहस्थ जीवन के कपड़े पहनाना, कपड़े अर्जन करना और घर के लिए अपने पूरा ज्ञान अर्जन करने के बाद यज्ञ मंत्र उपचार के साथ पूजन अर्चन के बाद शिष्य के वर्क का मिश्रण कराता था। वर्क का मिश्रण मतलब होता है जो शिष्य और गुरु के बीच कार्य जो होता है उसका एक दूसरे से मिश्रण कराना। उपदेश मतलब होता है दीक्षांत भाषण को गृहस्थ जीवन के कर्तव्य पालन, समाज सेवा, राष्ट्रहित के प्रति कर्तव्य पालन उपदेश देने के साथ कभी आलस ना करने की सलाह। मतलब गुरु और शिष्य का मिश्रण करने का ये तात्पर्य है कि गुरु ने जो ज्ञान, जो उपदेश दिया है वो एक दीक्षांत मतलब कि एक भाषण समारोह के द्वारा हमेशा अपने कर्तव्य को अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति बिना किसी आलस के उसको करने की सलाह दी जाती थी और उसका ये सारी चीज़ें समावर्तन में चेक भी की जाती थी कि ये समाज के लिए जो शिक्षा है उसकी हितकर है अथवा नहीं है और आलस ना करने की सलाह दी जाती थी। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे स्टडी। थैंक यू सो मच।